हेलो बच्चों, हेलो क्लास 9th के स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। और इस नए वीडियो के साथ हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सेल का जो जनरल स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस हम कर चुके हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में कैसा न्यूक्लियस होता है, डीएनए वगैरह, है ना। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। ये पढ़िए, आप एक बार नोट कर लीजिए। Plasma membrane is outermost covering of the cell that separates the contents of the cell from external environment। क्या कह रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की सबसे बाहर वाली कवरिंग है जो कि सेल के कंटेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग करती है। क्या मीनिंग है? देखिए, ये एक सेल है, हमने जनरल स्ट्रक्चर में भी पढ़ा है पहले क्लास फर्स्ट वीडियो में। ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, मान लीजिए साइटोप्लाज्म, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या? एक्सटर्नल, जो सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन है, ये एक सेल है, विजिबल है ये चीज, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है, आउटर मोस्ट लेयर है जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन से अलग कर रही है सेल को एक लिमिटेशन दे रही है, सेल को एक बाउंड्री दे रही है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और सेल सेपरेट हो जाए। क्लियर है? जस्ट सिंपल सी बात है। अब सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल का क्या मीनिंग होता है? देखिए, अगर कोई चीज है, अगर कोई दीवार है मान लीजिए, वो हर एक चीज को पास होने दे रही है, वो हर एक चीज को पास होने दे रही है, हर मॉलिक्यूल को, तो उसे कहते हैं परमिएबल, उसे कहते हैं परमिएबल। और एक चीज है, लिख लीजिए परमिएबल, उसे हम कहते हैं परमिएबल। और एक मेम्ब्रेन है जो किसी भी चीज को पास नहीं होने दे रही, किसी भी मॉलिक्यूल को, उसे कहते हैं इम्परमिएबल। पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसी नहीं है, ना तो परमिएबल है, ना तो फुली परमिएबल है, ना ही ये इम्परमिएबल है, ये है सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल का क्या मीनिंग है कि देखिए, कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ दिखाएंगे हमने, कुछ मॉलिक्यूल तो पास कर जाएंगे इजीली और कुछ मॉलिक्यूल बिल्कुल पास नहीं कर पाएंगे। ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पे, सेल की नीड्स पर, इन्वायरमेंट के ऊपर, काफ़ी चीज़ों पर, विच वी विल स्टडी इन हायर क्लासेस। बट द पॉइंट इज कि कुछ मॉलिक्यूल पास हो सकते हैं, कुछ मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकते। ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो ब्लू से दिखाई गई है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन PM, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कुछ मॉलिक्यूल बिल्कुल इजीली इससे पास हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। कैसे डिफाइन करेंगे अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? दैट इट अलोज सम मॉलिक्यूल्स टू पास एंड डज नॉट अलो सम अदर मॉलिक्यूल टू पास थ्रू इट, सो इट इज सेमी परमिएबल। इतनी चीज क्लियर है? अब नेक्स्ट आ जाइए स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। क्या कर रहे हैं हम? नेक्स्ट थिंग, स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहले तो समझ लीजिए दो चीजों से बनी हुई है, दैट इज फॉस्फोलिपिड एंड द प्रोटीन्स। नोट कर लीजिए प्लीज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो चीजों से बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन्स। अब ये होता क्या है, फॉस्फोलिपिड समझाएंगे, पर पहले नोट कर लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो चीजों से बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड एंड द प्रोटीन्स। अब देखिए, समझिए फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं। देखिए, जितने भी बायोमोलिक्यूल्स है ना, जितने भी बायोमोलिक्यूल्स है, बायोमोलिक्यूल्स पता है जो हमारी बॉडी में मोलिक्यूल है, प्लांट्स में मोलिक्यूल है। आपने आज तक कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये हमें एनर्जी देते हैं, जिसे हम खाते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, वो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। फिर बायोमोलिक्यूल्स में आते हैं प्रोटीन वगैरह, जिससे हमारा मसल बना है, हमारे सेल में जो रिएक्शन हो रहे हैं, बॉडी में रिएक्शन हो रहे हैं, उस सारों को प्रोटीन कंट्रोल कर रहे हैं। प्रोटीन सिर्फ उससे मत ले लेना डाइटरी प्रोटीन, वो मसल बिल्डिंग वो वाला प्रोटीन नहीं, हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, मसल में भी प्रोटीन है, बहुत सारे रिएक्शन प्रोटीन्स की वजह से चल रहे हैं। ये भी हम बाद में कभी बात करेंगे, हायर क्लास में आप पढ़ेंगे, वरना अलग से वीडियो बना लेंगे बायोमोलिक्यूल्स पर। लेकिन समझिए, एक होते कार्बोहाइड्रेट, एक होते प्रोटीन्स, फिर डीएनए वगैरह, न्यूक्लिक एसिड, वो हम बात कर चुके हैं पिछली वीडियो में। लेकिन इस बार हम क्या कह रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन किस चीज की बनी हुई है? द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। तो ये अगला मॉलिक्यूल है हमारा लिपिड्स। समझ गए? अलग अलग तरह के बायोमोलिक्यूल्स की बात बता रहा हूँ, चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, जस्ट आपको ताकि बेसिक क्लियर हो जाए। कार्बोहाइड्रेट एक अलग कैटेगरी है, इनका जब आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जमीन आसमान का फर्क होता है इनके स्ट्रक्चर में। तो कार्बोहाइड्रेट्स केमिकली अलग है, प्रोटीन्स अलग है, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए एक अलग ग्रुप है, ऐसे लिपिड्स एक अलग ग्रुप होते हैं। तो
लिपिड्स को समझने के लिए आप अभी ऐसा समझ लीजिए, जो आप घी वगैरह खाते हैं, बटर खाते हैं, जो चिकनी चीजें जिसे बहुत सारी चिकनाहट होती है, बहुत सारी कैलोरी होती है, कॉमन बात तो कॉमन डेली लाइफ में आप देखते हैं ना, वो लिपिड का ही टाइप है। वो लिपिड्स ये एक तरह के फैट्स जिन्हें कहते हैं, फैट्स, फैटी एसिड, बहुत बार आपने फूड प्रोडक्ट और एडवर्टाइजमेंट में सुना होगा फैटी एसिड्स, ये सारे लिपिड्स की कैटेगरी है। तो उसी में से एक लिपिड का ही टाइप है, दैट इज फॉस्फोलिपिड। और तो प्लाज्मा में हमारी फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन्स की बनी हुई है। अब फॉस्फोलिपिड क्या है? वो लिपिड मॉलिक्यूल जो एक फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच है, वो लिपिड मॉलिक्यूल जो एक फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच है, ठीक है, दैट इज फॉस्फोलिपिड। तो देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ये दिख रहा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। पहली बात मैंने क्या कही, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स। दूसरी बात नोट कर लीजिए, दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए बाइलेयर, मतलब 2 लेयर से बनी है। अब 2 लेयर कौन कौन सी ये देख रहे हैं, ये एक लेयर है, दिस इज 1 लेयर, दिस इज सेकंड लेयर। तो जो ये फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल है ना, वो यहाँ पे 2 लेयर्स बनाते हैं। जो फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल है, क्या कहा मैंने, जो फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल है वो यहाँ पर 2 लेयर्स में अरेंज होते हैं, एक लेयर दूसरी लेयर, एक लेयर दूसरी लेयर, ये है फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर। अब ये फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल दिख रहा है, इसका आपको एक टेल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक ये हेड दिख रहा है, तो ये इसीलिए अलग बनाए हैं, 2 अलग अलग। इस जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है वो 2 अलग अलग पार्ट से बना होता है, उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं एक मॉलिक्यूल को। तो उस मॉलिक्यूल को हम एक बार समझ लेते हैं कि ये मॉलिक्यूल के बारे में क्या खास बात है। सॉरी, देखिए ये जो फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल होता है ना, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, इट इज ए डबल लेयर, ये एक सेल मेम्ब्रेन है, इट इज ए डबल लेयर। ये फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है ना, दिस इज ए फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। तो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का एक ये पार्ट होता है, कि ये पार्ट होता है, ठीक है। ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज वाटर लविंग, जिसको हमने लिखा है हाइड्रोफिलिक, जिसको लिखा है हाइड्रोफिलिक और द वाटर लविंग, एंड दिस पार्ट इज हाइड्रोफोबिक, एंड दिस पार्ट इज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो मतलब पानी, फोबिया मतलब रिपेल करना, हेट करना, समझ रहे बच्चों। हाइड्रो मतलब पानी, फोबिया मतलब रिपेल करना, हेट करना। तो ये जो पार्ट है ये पानी को टॉलरेट नहीं कर सकता, ये जो पार्ट है ये पानी को टॉलरेट नहीं कर सकता। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर ऐसे अटैच हो जाता मॉलिक्यूल तो प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि यहाँ पानी पानी है, यहाँ पानी पानी है, यहाँ बाहर पानी, ये सॉल्यूशन है बाहर, सेल के बाहर अंदर सब जगह वाटर तो है ही है ना, साइटोप्लाज्म में भी वाटर है, मतलब ऐसे हो जाता तो भी दिक्कत होती। यहाँ पे ये वाटर को टॉलरेट नहीं कर सकता, तो इसीलिए ये अटैच कैसे होता है। देखो ये मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल इस तरह से अटैच होंगे कि जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो अंदर आ जाए, हाइड्रोफोबिक पार्ट बीच में सैंडविच हो जाए, हाइड्रोफोबिक पार्ट बीच में 2 लेयर्स के बीच में सैंडविच हो जाए। तो ये जब ऐसे सैंडविच होएगा, देखिए ये मेम्ब्रेन बन गई पूरी, ये सैंडविच हुआ बीच में, तो हाइड्रोफोबिक पार्ट बच गया। यहाँ पे मान लीजिए ये एक्सटर्नल साइड है, ये अंदर सेल का अंदर है, साइटोप्लाज्म है ना। तो देखिए अब यहाँ पे भी हाइड्रोफिलिक पार्ट, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक पार्ट बीच में प्रोटेक्ट हो गया, सैंडविच हो गया। ये चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ। 2 पार्ट आपको क्लियर है, स्ट्रक्चर अच्छे से फिर से देखते हैं। देखिए ये एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये बीच में हाइड्रोफोबिक पार्ट है और ये इसका हाइड्रोफिलिक पार्ट है, जो गोल सर्कल दिखाए हुए हैं ये इसका हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है। क्लियर है, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक वो एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बनाता है। पर सिर्फ फॉस्फोलिपिड में बात खत्म नहीं होती, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत सारे प्रोटीन्स भी होते हैं। ये एक प्रोटीन है, दिस इज 1 प्रोटीन, दिस इज 1 प्रोटीन, दिस इज 1 प्रोटीन, दिस इज 1 प्रोटीन। अब देखिए जो प्रोटीन्स है वो अलग अलग तरह के होते हैं, ज़्यादा डिटेल नहीं हमें करनी, बस इतना समझ लीजिए। देख पा रहे हैं कुछ प्रोटीन्स पूरे इसमें इम्बेड हैं, कुछ प्रोटीन्स पूरी तरह से जो फॉस्फोलिपिड के लेयर है उसके अंदर घुस रखे हैं, उसके अंदर इम्बेड हो रखे हैं। लेकिन कुछ जो प्रोटीन्स है वो सरफेस पर होते हैं, कुछ प्रोटीन सरफेस पर होते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ फॉस्फोलिपिड प्रोटीन्स। वेरी करती है कंपोजिशन, हो सकता है उसमें 55% प्रोटीन हो, 45% लिपिड्स हो, 50% प्रोटीन, 40% लिपिड्स, इस तरह से कंपोजिशन वेरी करती है। 2 चीज़ों से मेन चीज़ है, इट इज मेड अप ऑफ 2 थिंग्स, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। फॉस्फोलिपिड एक बाइलेयर बना रही है और बीच बीच में प्रोटीन्स है, कोई एम्बेडेड है, कोई सरफेस पर हो सकता है। ये था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। अब देखिए अगला हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ फंक्शन तो आप समझ ही गए, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेपरेट कर रही है हमारे, है ना, साइटोप्लाज्म को, और डिफरेंट सेल आपस में कनेक्ट है तो वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कनेक्ट ही होंगे। ठीक है, बहुत फंक्शंस होते हैं, पर एक हमें कुछ मेन चीजें डिस्कस करनी है, दैट इज ट्रांसपोर्ट वाला फंक्शन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन
सिलेक्टिवली परमेबल है, हमने बात करी थी, बहुत चीज़ों को पास करवाएगी अपने थ्रू, ट्रांसपोर्ट करवाएगी। तो वो मेम्ब्रेन के जो अक्रॉस ट्रांसपोर्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो हमें पढ़ना है। दो तरह की ट्रांसपोर्ट वी विल स्टडी। फर्स्ट इज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या है बच्चों, नोट कर लीजिए यहाँ से। डिफ्यूजन इज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। अब क्या मीनिंग है इसका, क्या मतलब वो समझ नहीं आया अगर आपको, मुझे लगता है शायद समझ नहीं आई ये भी बात। देखिए ये क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है। आप एक कमरा है, एक रूम में, आप एक रूम है, इसमें यहाँ पे कोई परफ्यूम गिरा दो, है ना बच्चों, जरा इत्र गिरा दो, ठीक है परफ्यूम गिरा दीजिए आप, तो वो परफ्यूम के मॉलिक्यूल एक जगह तो रहेंगे नहीं, पूरी जगह पर स्प्रेड हो जाएंगे, पूरे कमरे में स्प्रेड हो जाएंगे मॉलिक्यूल। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ज़्यादा थे, यहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, वो पूरे रूम में फैल जाएगा, वो पूरे रूम में फैल जाएगा, है ना। यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, यहाँ फैल गया, ये ही डिफ्यूजन है। अभी हमने सेल की बात करनी है, सेल के अंदर डिफ्यूजन, लेकिन जनरल भी डिफ्यूजन एक फिजिकल फिनोमिना है, बाहर भी एटमॉस्फेयर में भी हो रहा है, सिर्फ लिविंग सिस्टम में नहीं, बाहर भी हो रहा है। जैसे पानी में कुछ डाल दो, इंक डाल दो, वो एकदम फैल जाएगी, या कोई गैस है वो ऐसे फैल रही है, उसकी स्मेल पूरे रूम में आने लग जाती है, परफ्यूम पूरे रूम में उसके मॉलिक्यूल फैल रहे हैं, ये डिफ्यूजन है, ठीक है। तो क्या है, अब आप समझ पाएंगे व्हाट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हाई वाले से लो की तरफ मूव करेगा, एंड इट इज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट बच्चों। ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, मतलब ये मूवमेंट अपने आप हो रहा है, कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ रही बाहर से, कोई फोर्स नहीं लगानी पड़ रही। मॉलिक्यूल एक जगह ज़्यादा है, वो कम, जहाँ मॉलिक्यूल्स कम है वहाँ की तरफ मूव करेंगे, ये नेचर का रूल है। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में हर चीज़ मूव करती है ना। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, कोई एनर्जी नहीं चाहिए। तो इसका एक एग्जांपल अब हम सेल के अंदर देखते हैं। हमने बाहर देखा फिजिकल इन्वायरमेंट में, सेल के अंदर देखिए, जब सेल है, सेल को जब रेस्पिरेशन करनी है, मतलब गैसेस एक्सचेंज करना है, मान लो यहाँ बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है, देखिए बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है, ऑक्सीजन के ये मॉलिक्यूल्स दिखाए हैं, बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है, अंदर ऑक्सीजन कम है। अब सेल को ऑक्सीजन लेनी है तो वो क्या करेगा, सिंपल डिफ्यूजन से ले लेगा, गैसेस एक्सचेंज सिंपल डिफ्यूजन से हो जाता है। मतलब कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो ब्राउन से पूरी डबल थोड़ी थिक करके दिखा रखी है, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जस्ट डिफ्यूजन से पास कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ देखिए मॉलिक्यूल कम था, यहाँ कंसंट्रेशन कम थी, यहाँ ज़्यादा थी, वो अंदर चलेगी ऑक्सीजन। फिर सेल ने रेस्पिरेशन करी, CO2 बनती है, आपने पिछली वीडियोस में देखा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ज़्यादा है, बाहर कम है, तो उल्टी मूवमेंट हो जाएगी, यहाँ से ये ऐसे बाहर चली जाएगी बच्चों, यहाँ से ये ऐसे बाहर चली जाएगी, तो CO2 का डिफ्यूजन बाहर हो जाएगा। ये है डिफ्यूजन, सिंपली फिजिकल फिनोमिना। यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस हो रहा है, यहाँ ये जो मूवमेंट है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस हो रहा है ना। लेकिन जरूरी नहीं है, एक चीज समझ लो, डिफ्यूजन के लिए सेल का होना, मेम्ब्रेन का होना जरूरी नहीं है। एटमॉस्फेयर में भी डिफ्यूजन हो रहा है, नॉन लिविंग सिस्टम में भी डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, लेकिन सेल में भी हो रहा है और मेम्ब्रेन के क्रॉस डिफ्यूजन होता है, हम ये बताना चाह रहे हैं। क्या होता है डिफ्यूजन, समझ गए। नेक्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ऑस्मोसिस। देखो बच्चों, ऑस्मोसिस बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे बाद में अलग वीडियो में, लेक्चर के एंड में। अभी मैं सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल स्ट्रक्चर पर फोकस कर रहा हूँ। तो देखिए अब ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस डिफ्यूजन जैसा ही है, डिफ्यूजन में लेकिन क्या था, गैस लिक्विड कोई भी चीज मूव कर रही थी। ऑस्मोसिस थोड़ा स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन जैसा ही है। इट इज मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इट इज मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब ये पानी का मूवमेंट है। स्पेशल केस क्या हुआ, यहाँ किसी भी चीज का मूवमेंट नहीं है, पानी का मूवमेंट है और एक मेम्ब्रेन के थ्रू है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो ये सिर्फ लिविंग सिस्टम में होगा, सिर्फ सेल में होगा। ये देखिए, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई, यहाँ पे हमारा प्योर वाटर डाल दिया। मान लीजिए ये सेल है, ये सेल का साइटोप्लाज्म है ना, ये सेल का क्या है बच्चों, ये है सेल का साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म वाली साइड है। अब साइटोप्लाज्म क्या है, वो भी तो एक तरह पानी है, सॉल्यूशन ही है, पानी के अंदर बहुत सारी चीजें घुली हुई हैं, लेकिन वहाँ पानी की एनर्जी कम है, समझ पा रहे हैं, वहाँ पे पानी की एनर्जी कम है, क्योंकि वो तो सॉल्यूशन है, वहाँ पानी के मॉलिक्यूल इतने नहीं है, पानी की डेंसिटी इतनी नहीं है, कंसंट्रेशन इतनी नहीं है। और मैंने बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, जो बाहर इन्वायरमेंट है, मान लो सेल को रख दिया, सेल को कहाँ रख दिया हमने, एक फ्रेश वाटर में, ये सेल है, ये कप में रख दिया जहाँ प्योर वाटर है, जिसमें कोई आयन नहीं है, बिल्कुल शुद्ध ताजा पानी रख दिया, ठीक है।
तो रख दिया हमने शुद्ध बिस्लेरी का पानी, बिस्लेरी नहीं मजाक कर रहा हूँ, उसमें तो आयंस होते हैं, शुद्ध पानी रख दिया जिसमें आयंस नहीं है। तो यहाँ पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा है, यहाँ पानी की कंसंट्रेशन कम है, समझ रहे हैं? यहाँ प्योर वाटर है, पानी की एनर्जी यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पानी की एनर्जी कम है, या यूं कहे पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पानी की कंसंट्रेशन कम है। तो जैसे डिफ्यूजन में होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर के मॉलिक्यूल मूव कर जाएंगे। दिस इज osmosis. It is movement of water across a semi-permeable membrane from region of higher concentration to low concentration. वाटर की कंसंट्रेशन, ठीक है? तो लिख लीजिए। और फर्क समझे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में। डिफ्यूजन किसी भी गैस या लिक्विड का हो सकता है, लेकिन ऑस्मोसिस सिर्फ वाटर का होगा। डिफ्यूजन के लिए मेम्ब्रेन नहीं चाहिए, ऑस्मोसिस में मेम्ब्रेन चाहिए। डिफ्यूजन एक फिजिकल फिनोमेना है, बाहर भी हो सकता है लिविंग सिस्टम के, ये सिर्फ लिविंग सिस्टम में होगा। तो ये था डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का फर्क बच्चों, क्लियर है? तो एक बार लास्ट हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? सिलेक्टिवली परमिएबल है, पहली चीज सिलेक्टिवली परमिएबल थी ये, है ना, देख लीजिए। इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल, कुछ मॉलिक्यूल पास होंगे कुछ नहीं होंगे। फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है। ट्रांसपोर्ट में दो चीजें पड़ी, डिफ्यूजन एक फिजिकल फिनोमिना और ऑस्मोसिस पड़ा, ठीक है? तो दिस वाज ऑल अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हाँ जी बच्चों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइए 9th क्लास के बच्चे कौन कौन जुड़े हुए हैं, आप बताइए कौन कौन बच्चे, नाम ही लिख दो मुझे ही पता चले कौन कौन जुड़ा है मेरे पिछले स्टूडेंट स्कूल से, प्लीज बता दीजिए हमें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम अगला टॉपिक करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।